Hi everyone, welcome back to the channel. In this video we'll discuss chapter number 2, the growth of nationalism. बेटा ये जो वर्ड नेशनलिज्म है इसका मीनिंग होता है राष्ट्रवाद। जब आप आपकी कंट्री के टुवर्ड्स लव की फीलिंग को रखते हो, उस कंट्री के टुवर्ड्स वफादार रहते हो, लॉयल रहते हो, तो इसी को तो कहते हैं नेशनलिज्म। ठीक है, जैसे आज हमारी कंट्री इंडिया है, अगर इंडिया के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल अग्रेशन होता है, कोई भी इंटरनल रिबेलियन होता है, तो हमें नहीं लगता कि हमें अपनी कंट्री को बचाना चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट नेशनलिज्म है ना। व्हेन यू फील अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स योर कंट्री, योर स्टेट, योर रीजन इज कॉल्ड नेशनलिज्म। जब आप अपनी कंट्री की केयर कर रहे हैं, जब आप चाहते हैं कि आपकी कंट्री अच्छी बने, वर्ल्ड लेवल पे उसका फेम हो, तो ये ही क्या है बेटा, नेशनलिज्म की फीलिंग है। इस नेशनलिज्म को अभी आप और समझोगे, अभी समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं तो दो कंट्रीज़ के एग्जांपल से समझोगे। एक कंट्री है फ्रांस और दूसरी कंट्री है अमेरिका। दोनों में ही नेशनलिज्म के केस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर नेशनलिज्म होता है अगेंस्ट द फॉरेन पावर, एलियन पावर। ठीक है, अमेरिका का जो नेशनलिज्म है वो अमेरिका के लोगों को एलियन पावर, फॉरेन पावर के अगेंस्ट में खड़ा कर देता है, और जो फ्रांस का नेशनलिज्म है वो फ्रांस के लोगों को उसकी खुद के कंट्री के रूलर, मोनार्क जो होता है उनकी कंट्री का, उसके अगेंस्ट पे ले जाकर खड़ा कर देते हैं। तो राष्ट्रवाद की जो फीलिंग होती है वो आपको बहुत स्ट्रांग बना देती है, इतना स्ट्रांग बना देती है कि आप अपने मोनार्क के खिलाफ लड़ने को तैयार हो जाते हो, आप एक फॉरेन पावर के खिलाफ लड़ने को खड़े हो जाते हो, जबकि आपको पता है कि यहाँ पर आपकी लाइफ भी स्टेक पर है। क्लियर है? नाउ मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। अब हम देखेंगे राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। नेशनलिज्म में भी अंडरस्टूड, नेशनलिज्म को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी कंट्री को डीप लव करे, साथ ही साथ वो इक्वली लॉयल भी हो अपनी कंट्री के लिए, उसके अंदर डीप सेंस ऑफ लॉयल्टी हो टुवर्ड्स वंस स्टेट और नेशन। जब कोई व्यक्ति अपनी कंट्री को डीप लव करता है, उस कंट्री के टुवर्ड्स डीप सेंस ऑफ लॉयल्टी को रखता है, तो इसी को हम कहते हैं बेटा नेशनलिज्म। होप नेशनलिज्म का मीनिंग क्लियर होगा। अब वन लाइनर आंसर आप दे सकते हो नेशनलिज्म का कि नेशनलिज्म क्या है। इट इज़ अ सेंस ऑफ डीप लव, डीप सेंस ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स वन स्टेट और नेशन। हम अगर पास्ट में जाके दो कंट्रीज़ को देखते हैं जो फोर मोस्ट एग्जाम्पल रही हैं नेशनलिज्म का, एक है फ्रांस और एक है अमेरिका, तो दोनों कंट्री के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि नेशनलिज्म ने टू फॉर्म्स लिए या टू शेप्स लिए हैं। पहला, जब एक पर्टिकुलर कंट्री के लोग मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं कि भाई ये जो एलियन पावर है, ये जो फॉरेन पावर है, ये हमारी कंट्री के ऊपर रूल क्यों कर रही है, क्या हम अपनी कंट्री के लोग अपने ऊपर रूल नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस एलियन पावर को, इस फॉरेन पावर को, इस एलियन गवर्नमेंट को भगाना है। जब लोगों का मेन उद्देश्य ये बन गया है कि भाई हमारी कंट्री के ऊपर हम खुद रूल करेंगे, तो ये एक टाइप का नेशनलिज्म हो सकता है। ठीक है, जैसे अमेरिका में हुआ बेटा, जैसे इंग्लैंड हमारा रूलर था, वैसे ही इंग्लैंड किसका रूलर भी था? अमेरिका का रूलर भी था। तो जब अमेरिका के लोगों को ये बात समझ में आ गई कि ये जो इंग्लिश लोग हैं ये कभी भी हमें उस तरीके से ग्रो नहीं करने देंगे जैसे हम ग्रो कर सकते हैं, ये हमारा कंटिन्यूस एक्सप्लॉयटेशन करते रहेंगे, तो वो सब खड़े हुए, उन्होंने बहुत सारी मूवमेंट ऑर्गेनाइज की और फाइनली अंग्रेज़ों को अपनी कंट्री से भगा दिया। तो पहला फॉर्म ऐसा है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर कंट्री और उसके लोग बहुत सारे मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं, किसको ओवरथ्रू करने के लिए, किसको फेंकने के लिए, एलियन गवर्नमेंट को बाहर फेंकने के लिए, उसको जड़ से उखाड़ने के लिए, जैसे कि कहाँ पर हुआ, अमेरिका में हुआ और इंडिया में हुआ। हमने भी तो अंग्रेज को भगाने के लिए क्या क्या नहीं किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ऐसे ही अमेरिका में भी बहुत सारे मूवमेंट चले बेटा, वेयर द पीपल वॉन्टेड टू गेट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब दोनों के केस में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इसीलिए हमने यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट लिख दिया। पर बेटा अगर यहीं पर हम वियतनाम की बात करें तो वियतनाम के केस में ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पर फ्रेंच लोग रूल करते थे। ठीक है, पर अभी हमारे दोनों केसेस का रूलर ब्रिटिश गवर्नमेंट है। तो यहाँ हम कॉमनली लिख सकते हैं कि द पीपल ऑफ अमेरिका, द पीपल ऑफ इंडिया
wanted to get freedom from British government. That is why they have launched various movement to overthrow alien power. Clear है? इन बोथ दीज कंट्रीज, कौन सी कंट्री की बात करें बेटा अब हम? अमेरिका और इंडिया की। तो अमेरिका और इंडिया के जो लोग होते हैं, जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जो मूवमेंट कर रहे होते हैं, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, अपनी मिट्टी से, अपनी कंट्री से फॉरेन गवर्नमेंट को आउस्ट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं और अपनी खुद की सरकारें बना लेते हैं। अमेरिका को भी आज़ादी मिल जाती है और भारत को भी आज़ादी मिलती है। अमेरिका को आज़ादी मिलती है जुलाई 4, 1776 में, और इंडिया को आज़ादी मिलती है अगस्त 15, 1947 को। जुलाई 4, 1776 में अमेरिका को आज़ादी मिलती है। फिर यहाँ पर फॉर्मेशन होगा बेटा किसका? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। और हम और ज़्यादा सफरिंग्स को झेलेंगे आज़ादी के बाद, क्योंकि हमारी कंट्री टूट जाएगी दो पार्ट्स में। एक पार्ट बन जाएगा पाकिस्तान और दूसरा रह जाएगा इंडिया। फिर हम देखते हैं कि फर्दर इसके 3 टुकड़े होते हैं, वो अपनी कहानी है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है फ्रेंच एंड अमेरिका। तो फॉरेन पावर को निकाल कर, फॉरेन गवर्नमेंट को हटाकर ये अपनी खुद की सरकारें बना लेते हैं। जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, उसके बाद हम देखते हैं कि एक नए नेशन का बर्थ होता है, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो इंडियन नेशनल मूवमेंट होता है और जो हमारे इंडियंस का जो फ्रीडम स्ट्रगल होता है, उसके थ्रू हम इंडियंस को भी इंडिपेंडेंस मिल जाती है और हम हमारे इंडिया में क्या बना लेते हैं? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना लेते हैं। अब हम सेकेंड फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म की बात करेंगे। अभी हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म को डिस्कस किया, जहाँ पर एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री से लड़ रहे होते हैं, फॉरेन पावर से लड़ रहे होते हैं कि भाई आप हमारी कंट्री में रूल क्यों कर रहे हैं, हम अपनी कंट्री को खुद गवर्न कर सकते हैं। अब हम सेकेंड फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म पढ़ेंगे, जहाँ पर एक कंट्री के लोग चाहते हैं कि वो ऑटोक्रेटिक मोनार्क से अपने आप को फ्री करा लें, छुटकारा पा लें। टू गेट रिड ऑफ का मतलब क्या होता है? छुटकारा पाना। जब एक कंट्री के लोग अपने ही राजा से छुटकारा पाना चाहते हो, तो यहाँ पर हम देखेंगे सेकेंड फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, क्योंकि सोसाइटी में इतनी सारी प्रॉब्लम होती है और मोनार्क एक भी प्रॉब्लम से प्रॉपर्ली डील नहीं कर पाता, तो लोगों को लगता है कि भाई जब तुम प्रॉपर्ली डील ही नहीं कर पा रहे तो हमारे राजा किस काम के, तुम हट जाओ। द इनइक्वालिटी प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी एंड ऑपरेसिव लॉज, क्योंकि लोगों को लगता है कि जितने भी लॉज हैं ये ऑपरेसिव हैं, हमारे ऊपर अत्याचार करने के लिए बनाए अपनी नियम कानून। जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसमें बहुत ज़्यादा क्या है? इनइक्वालिटी है, असमानताएं हैं। तो हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए जो इनइक्वालिटी के साथ हमें रहने को मजबूर करे, जो ऐसे लॉज बनाए जो हमारे लिए ऑपरेसिव हों। तो ये जो टाइप है नेशनलिज्म का, इसका गवाह बनता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि कैसे एक कंट्री का राजा अपने लोगों के ऊपर अत्याचार कर सकता है और फिर वहाँ के लोग स्ट्रगल करके उस राजा को वहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ? 1789 में, थ्रू विच द पीपल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन जो होता है 1789 में, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फ्रांस के लोग होते हैं ये ओवरथ्रू कर देते हैं, उखाड़ कर बाहर फेंक देते हैं अपने ऑपरेसिव मोनार्क को, अत्याचारी राजा को, जिसका नाम होता है लुई 16। ठीक है, तो बेटा हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर को फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है 1789 में। ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री में। पूरी दुनिया, जहाँ जहाँ पर भी अब ऑटोक्रेटिक मोनार्क होंगे, वहाँ के लोग सोचेंगे कि भाई जब फ्रांस के लोग फ्रांस के मोनार्क को हटा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो मतलब इसको एक लैंडमार्क इवेंट बोल सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट इवेंट बोल सकते हैं पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री का, जिससे लोग इतना सीखते हैं कि लगभग ऑटोक्रेटिक मोनार्की ख़त्म ही कर देते हैं पूरे वर्ल्ड से। कहीं कहीं आज भी रह जाती है छोटे मोटे पॉकेट्स में, पर बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, और वर्ल्ड हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट की तरह देखा जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन को, जो हुआ था 1789 में, एंड हैड फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। और इसकी जो परिणाम थे वो फार थे भैया, बहुत दूर दूर तक हमने देखी इसके कॉन्सिक्वेंसेस को।
अगर हम फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस का एग्जैक्ट हिंदी देखें तो इसको बोलते हैं बेटा दूरगामी परिणाम, मतलब जिसके परिणाम हम दूर दूर तक देख पाएँ, है ना। अगर इंग्लिश में आप जानना चाहो कि क्या होता है फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस, तो इसको ऐसे समझ सकते हो, एन इवेंट और एक्शन हैज़ एन ब्रॉड एंड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट अफेक्टिंग मेनी पीपल एंड थिंग्स। ठीक है, फार रीचिंग मतलब जिसका दूर दूर तक प्रभाव हो, बहुत सारे लोगों को ये इम्पैक्ट करे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया को ही प्रभावित किया है बेटा। अब हम कॉजेस को डिस्कस करेंगे कि भाई क्या कारण थे किसके, फ्रेंच रेवोल्यूशन के। तो बहुत सारे कारण थे, अलग अलग हेडिंग्स के अंदर हम पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल कॉजेस, फिर हम पढ़ेंगे सोशल कॉज, फिर हम देखेंगे रोल ऑफ फिलोसफर्स। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो कारण हम डिस्कस कर रहे हैं वो है राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल कॉज। देयर वर मेनी कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में हुआ उसके बहुत सारे कारण थे। पहला कारण है राजनीतिक कारण, जिसको अब हम डिस्कस कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट होती है बेटा फ्रांस की, वो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड होती है। सेंट्रलाइज्ड मतलब केंद्रीकरण, ठीक है, मतलब जो कुछ भी डिसीज़न लेना है वो एक ही व्यक्ति लेगा, जो होगा लुई 16। इस तरीके की गवर्नमेंट हुआ करती थी फ्रांस की। द किंग रूल्ड एज एन एब्सोल्यूट मोनार्क, और जो राजा था वो किसकी तरह रूल करता था, एब्सोल्यूट मोनार्क की तरह रूल करता था। बेटा यहाँ पर ये जो वर्ड एब्सोल्यूट मोनार्क है इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। एब्सोल्यूट मोनार्क इज़ अ रूलर, टिपिकली अ किंग और क्वीन, राजा भी हो सकता है, रानी भी हो सकती है, हु होल्ड सुप्रीम एंड अनलिमिटेड पावर, जिनके पास अनलिमिटेड पॉलिटिकल पावर होगी, सुप्रीम पावर इन्हीं के पास होगी, और इन्हें कोई लॉ, कोई कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रोल नहीं करेगा। दिस इज़ व्हाट एब्सोल्यूट मोनार्क। तो जो राजा हुआ करता था फ्रांस का, वो एब्सोल्यूट मोनार्क हुआ करता था। कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो काम नहीं करता था, कोई लॉ उसके ऊपर नहीं लगता था, पर वो सारे अनबन लॉज लोगों के ऊपर लगा सकता था। बेटा ये जो राजा था इसका काम था कमांड देना, कमांड बोली तो आदेश देना, बस इसको एक ही काम आता था, आदेश देना है। और जो लोग होते थे उनका कर्तव्य, उनकी ड्यूटी ये समझा जाता था कि उन्हें उन आदेशों का पालन करना है, ओबे करना है। ठीक है, राजा का कार्य होता था आदेश देना, और लोगों का कर्तव्य था कि वो उस आदेश को पालन करें, उस आदेश का पालन करें। मतलब लोगों का एक ही काम है कि वो आज्ञा का पालन करेंगे, ओबे करेंगे, और राजा का एक ही काम है कि वो कमांड करेगा। ठीक है, पर बेटा जो लुई 16 था उसके पास इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं थी कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली कैरी कर पाए। ठीक है, मतलब एक बोलते हैं ना कि इनकैपेबल था वो, बोल सकते हो आप। मतलब हम बोलते हैं ना एक व्यक्ति है अगर वो राजा बना है तो यार उसके पास सारी कैपेबिलिटी है, वो प्रॉपर तरीके से हर मैटर में डील कर पा रहा है। पर यहाँ पर हम बहुत सारे मैटर्स में देखेंगे, बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे होंगे जिनको रिजॉल्व प्रॉपरली लुई 16 नहीं कर पाएंगे। सो ये कैपेबल ही नहीं था, मतलब सक्षम ही नहीं था, उसमें इतनी क्षमता ही नहीं थी कि वो एज अ रूलर प्रॉपरली काम कर पाए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा पाए। तो बेटा एक राजा को कैसा होना चाहिए कि भाई मैं कोई एक डिसीज़न ले सकता हूँ, मेरी जनता की भलाई किस में है, मैं उसके लिए काम कर सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा डिटर्मिनेशन होना चाहिए राजा में। पर अब जब हम लुई 16 को देखते हैं, जब आप भी अभी पढ़ोगे लुई 16 के रिगार्ड्स में, तो आपको पता पड़ेगा कि बेटा उसमें तो इच्छा शक्ति की भी कमी थी। लैग्ड मतलब होता है कमी होना, ही लैक्ड विल, उसमें इच्छा शक्ति की कमी थी। डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय की कमी थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा डिटर्मिन नहीं था किसी चीज़ को लेकर के। उसमें जो होते हैं ना एक काम करने की जो विल होती है, इच्छा शक्ति होती है, वो नहीं थी। ऑल इन ऑल वो इनकैपेबल था, सक्षम ही नहीं था कि कोई इम्पोर्टेंट डिसीजंस खुद से ले पाए। तो उसमें ना ही तो इच्छा शक्ति थी, ना ही तो दृढ़ संकल्प था, ना ही तो वो इम्पोर्टेंट डिसीजंस खुद से ले सकता था, मतलब कैपेबिलिटी की कमी थी। देखो राजा का बेटा जब राजा बन जाता है तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई जितना हमारा राजा अच्छा था उसका बेटा भी उतना ही अच्छा होगा। ये उनकी बुद्धिमत्ता पे, मतलब उनके क्या बोलना चाहिए, हर व्यक्ति का आईक्यू अलग अलग होता है ना, हर व्यक्ति का सोचने समझने का तरीका अलग अलग होता है। तो राजा का बेटा राजा की तरह ही सोचेगा, राजा की तरह ही होगा, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है। तो लुई 16 ऑल इन ऑल इनकैपेबल थे।
अब बेटा जब राजा के राज में थोड़े से चतुर मंत्री हों और राजा मूर्ख हो जाए तो उस राज्य का तो बेड़ा गर्क, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ फ्रांस के साथ भी। क्योंकि जब लोगों ने देख लिया इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने देख लिया कि यार हमारे राजा में तो विल की भी कमी है, डिटर्मिनेशन की भी कमी है, तो जो नॉबल्स हुआ करते थे उन लोगों ने इन्फ्लुएंस करना चालू कर दिया मनाक को, वो भी एडवर्सली। ठीक है, कोई अच्छा काम नहीं करवाया उन्होंने राजा से, उसको इन्फ्लुएंस करके उसे एडवर्सली इन्फ्लुएंस करना चालू किया और प्रायोरिटी देनी चालू कर दी अपने खुद के इंटरेस्ट को। मतलब राजा से चुन चुन के ऐसे काम करवाए जिससे नोबेलिटी और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाए, और स्टेट के इंटरेस्ट के लिए कुछ भी उन्होंने राजा से नहीं करवाया। जो नॉबल्स होते हैं जो राजा के कोर्ट में बैठते हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किंग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके टुवर्ड्स होती है, राज्य हित के टुवर्ड्स होती है, इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट उनकी प्रायोरिटी होना चाहिए। पर यहाँ पर किंग तो था ही मूर्ख, नॉबल्स ने सोचा कि चलो इसकी मूर्खता का फ़ायदा उठाया जाए, तो उन्होंने उसे एडवर्सली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की और इस तरीके की एडवाइजेज दी उन्होंने नॉबल किंग को कि प्रायोरिटी क्या रही, नॉवेल्स की भलाई, नॉबल्स का इंटरेस्ट रादर देन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। उन्होंने राज्य के इंटरेस्ट मतलब राज्य हित के बारे में तो सोचा ही नहीं, सिर्फ किसके बारे में सोचा, अपने खुद के बारे में सोचा। क्लियर है। और बेटा ये जो बुराइयां थी करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन बोले तो पूरा के पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो भ्रष्टाचारी हो गया था, करप्ट हो गया था। और उन बुराइयों की वजह से जो रूलर्स थे, क्योंकि अब वो करप्ट हो चुके हैं, नोबल सारे करप्ट हो चुके हैं, तो वो नए नए तरीके से लोगों को ऑप्रेस किया करते थे, कभी टैक्स बढ़ा के, कभी मनोरियल ड्यूज़ के फेक रिकॉर्ड्स बना के। सो जो एविल प्रैक्टिसेस थी करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, उससे जो लोगों का उत्पीड़न था, जो लोगों के साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा था वो बहुत अनफेयर था, क्योंकि करप्ट एडमिनिस्ट्रेटर अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे थे। क्लियर है। जो क्वीन थी वो भी लोगों को बहुत परेशान करती थी, क्योंकि उसका भी गुस्सा सातवें आसमान पे ही रहता था हमेशा। मतलब इतना गुस्सा उसे आता था, वो अननेसेसरी लोगों को बहुत बैडली ट्रीट करती थी छोटी छोटी बातों पे। तो क्वीन से भी लोग बहुत परेशान थे कि भाई इतना एरोगेंस किस काम का। और दूसरा उसका स्पेंड थ्रिफ्ट नेचर था। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, स्पेंडिंग एक्स्ट्रावेगेंटली। इतना अमाउंट वो खर्चा करती थी अननेसेसरी कि लोगों को लगता था कि भाई हमारी बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही है, ये ऊटपटांग खर्चे करे जा रही है। स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब स्पेंडिंग एक्स्ट्रावेगेंटली, बहुत ज़्यादा खर्चा करना। इंटरेस्टिंग फैक्ट भी पढ़ लो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी फ्रांस की कंडीशन। जो फ्रांस के लोग थे वो अपने 2 टाइम का खाना भी नहीं जुटा पाते थे, कि भाई सरवाइव करने के लिए जो 2 टाइम का भोजन चाहिए वो भी बेचारों को नहीं मिल रहा था। पर जो मारिया एंटोनियट थी वो एक लग्जरियस लाइफ जीने वाली महिला थी, बहुत सारा पैसा खर्चा करती थी अपनी ड्रेसेस पे, अपने शूज़ पर। ठीक है, एक बार फ्रांस के लोग थे, उन्होंने एक प्रोसेशन निकाला, रैली निकाली, जिसमें वो ब्रेड की डिमांड कर रहे थे। तो क्वीन ने अपनी मेड से कहा कि भाई बताओ मुझे उनकी डिमांड क्या है, ये लोग क्यों प्रोसेशन निकाल रहे हैं। तो मेड ने बताया कि उनके पास ब्रेड भी नहीं है खाने को। तो इस पर जो क्वीन होती है वो क्या कहती है, अगर इनके पास ब्रेड नहीं है तो ये केक खा लें। तो यहाँ पर आप रानी को मूर्ख कह सकते हो, इग्नोरेंट कह सकते हो, कि वो अज्ञानी है, उसको नॉलेज ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है। मतलब रानी इतनी बेवकूफ़ थी कि उसे लोगों की जो कंडीशन थी उसका पता ही नहीं था। जबकि आप अगर राजा रानी किंग क्वीन बन के बैठे हो, एक पोजीशन को आपने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने लोगों का ध्यान रखो, उनकी प्रॉब्लम्स को जानो, उसको समझो, उनको सॉल्व करो। पर यहाँ पर तो रानी मूर्ख बोल रही है कि अगर ये गरीब लोग ब्रेड नहीं खा रहे हैं तो ये केक खा लें, अगर ये ब्रेड नहीं ले पा रहे हैं तो केक खा लें, क्या परेशानी है, भूखे ना रहे हैं बस। ठीक है, तो यही बात समझ में नहीं आ रही कि जब ये गरीब लोग ब्रेड को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो केक को अफोर्ड कैसे कर पाएंगे। ठीक है, जब वो ब्रेड ही नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो केक कैसे लेंगे। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे सोशल कॉजेज़ को। जो फ्रांस की सोसाइटी थी, जो फ्रेंच सोसाइटी थी, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी बेटा, उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे।
देखो, समाज में जो बुराइयां होती हैं वो लोगों को बहुत परेशान करती हैं, और फ्रांस के लोगों को तो इस हद तक परेशान करने लगी थी कि उनको लगने लगा कि भाई अब ना हो पाएगा, अब हटाओ इन राजा रानी को, और कोई एक ऐसा सिस्टम लाओ जहाँ पर हमारे लिए सोचने वाला कोई हो। ठीक है, तो अब हम सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। देयर वॉज इनइक्वालिटी इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। पूरे फ्रांस में आप देखोगे कि असमानताएं भरी पड़ी हैं। सोसाइटी में इस तरीके से डिवीज़न किया गया है कि एक टैक्स पे करेगा, दूसरा टैक्स पे नहीं करेगा। जो गरीब है उस पे दुनिया भर के टैक्स लगा दिए जाएंगे, जबकि रिच को एग्जेम कर दिया जाएगा टैक्सेस से। तो यहाँ पर असमानताएं तो थी। मतलब जीवन के हर क्षेत्र में, एवरी वॉक ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र में असमानताएं दिखाई पड़ती थी हमें। कहाँ पर? फ्रांस में। क्लियर है? जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 2 क्लासेस में डिवाइड थी। एक पोर्शन को हम बोलते थे प्रिविलेज, दूसरे को बोलते थे अनप्रिविलेज। द एंटायर फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 2 क्लास, प्रिविलेज्ड एंड अनप्रिविलेज्ड। जो प्रिविलेज थे उनके पास पावर थी, जो अनप्रिविलेज थे उनके पास ड्यूटीज़ थी। प्रिविलेज्ड के पास पावर है, अनप्रिविलेज्ड के पास ड्यूटी। नाउ पॉइंट नंबर 4। Beta, we have already discussed point number 2, which explained that the society has divided into privileged and unprivileged. So whoever comes under the bracket unprivileged, they were not having any social security. कोई social security नहीं होती थी हमारे unprivileged लोगों के लिए। कभी भी उठा के किसी को भी इम्प्रिजन कर दिया जाता था, कैद में डाल दिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था by the mere issue of warrants called लेटर दी कैशे। बेटा ये फ्रेंच वर्ड है, हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर ना हो, तो एक बार गूगल पे सर्च कर लेना, लेटर दी कैशे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सील्ड लेटर। और ये सील्ड लेटर क्या होता था? ये रॉयल वारंट होता था, इशूड बाय द फ्रेंच किंग, हु इज़ एनेबलिंग द अथॉरिटी टू इम्प्रिसन एनीवन। किसी को भी आप जेल में डाल सकते हो, वो भी विदाउट ट्रायल, उसका ट्रायल भी नहीं होगा। समझ में आई बात? सो लेटर दी कैशे, सील्ड लेटर यूज्ड बाय रॉयल, मतलब इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रॉयल वारंट, इशूड बाय द किंग, जिसमें किंग ऑथोराइज करता था अथॉरिटीज़ को कि यू कैन इम्प्रिसन दिस पर्सन, दैट पर्सन विदाउट ट्रायल। क्लियर है? चलो, और जो कंडीशंस थी हमारे पीजेंट्स की, पीजेंट्स बोले तो हमारे किसान, हमारे फार्मर्स की, बहुत पिटिएबल थी, बहुत दयनीय थी। बेचारे जैसे तैसे अपना जीवन बिता रहे थे। जो टैक्सेशन का पूरा के पूरा बर्डन होता था वो पीजेंट्री के ऊपर ही आता था। मतलब फ्रेंच सोसाइटी, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि क्लर्जी भी हैं, उसमें नोबेलिटी भी हैं और थर्ड स्टेट भी है, पर मैक्सिमम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो पूरा के पूरा बर्डन होता है टैक्सेशन का, वो किसके ऊपर ही आता था? बेटा पीजेंट्री के ऊपर ही आता था। जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उनकी कंडीशन बहुत पिटिएबल थी, बहुत दयनीय थी। लेटर दी कैशे मतलब एक रॉयल वारंट इशू करके आप किसी को कभी भी कैद में डाल सकते थे बिना उसका ट्रायल लिए। प्रिविलेज्ड और अनप्रिविलेज्ड में सोसाइटी डिवाइडेड थी। पूरा के पूरा सिस्टम इस तरीके से बनाया गया था कि जिसके पास सब कुछ है उसे सब कुछ मिलेगा, और जो बेचारा गरीब है वो टैक्स ही भरता रह जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे फार्मर्स थे उन्हें रेंट पे करना पड़ता था फ्यूडल लॉर्ड्स को। सामंत प्रथा चलती थी, वहाँ पर भी सामंतवाद था फ्रांस में भी। तो फ्यूडल लॉर्ड को हमारा जो फार्मर होता था, हमारा जो पीजेंट होता था, वो किराया देता था उस ज़मीन के लिए जिस ज़मीन पे वो खेती करता था। टैक्सेस दिया करता था चर्च को और राजा को भी। तो बेचारा गरीब किसान जो भी कुछ प्रोड्यूस करेगा, उस प्रोड्यूस में से कुछ पार्ट वो एज अ रेंट पे कर देगा। किसको? फ्यूडल लॉर्ड्स को। फिर टैक्स पे करेगा चर्च को, फिर टैक्स पे करेगा किंग को। क्लियर है? और इतना सब कुछ करने के बाद भी बेटा उसे कंपल्सरली काम करना है, एज लेबर, मजदूर की तरह भी उसे काम करना है। रोड्स की रिपेयरिंग करनी है, रोड बनाना है। तो ऐसा नहीं है कि किसान बस ठीक है अपने अपने खेतों पे काम कर लिया हो गया, नहीं, आपके लिए कंपल्सन है कि यू हैव टू मेक रोड, यू हैव टू रिपेयर रोड्स, ये सब उसे कंपल्सरली करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर वर्ड पिटिएबल लिखा हुआ है। चलो, अपने खेतों का काम करें, फिर रोड्स बनाए, रोड्स रिपेयर करे, उसके बाद उसे लैंडलॉर्ड्स की लैंड पे भी काम करना होता था, वो भी विदाउट वेजेस। मतलब एक फार्मर की कंडीशन समझो कि पहली बात तो जो भी कुछ प्रोड्यूस करेगा उसे इन द फॉर्म ऑफ रेंट
टैक्स टू चर्च, टैक्स टू किंग, इतना पे करना है। साथ ही साथ रोड बनवानी है, रोड को रिपेयर कराना है। लैंडलॉर्ड की जो लैंड होगी उसके ऊपर काम करना है, जिसके लिए उसे कोई वेजेस नहीं मिलेंगे, विदाउट वेजेस उसको काम करना है, जिसको फोर्स लेबर भी कहते हैं। जो अपर टू क्लासेस थी फ्रेंच सोसाइटी की, वो बहुत लग्जीरियस लाइफ जीती थी, जबकि कि जो थर्ड पार्ट था सोसाइटी का, जिसे हम थर्ड स्टेट भी कहते हैं, वो बहुत ही मिजरेबल लाइफ जी रहा था, बहुत ही क्या बोलना चाहिए, दयनीय स्थिति उसकी थी। एक बेटा सेइंग है फ्रांस की कि जो नॉवेल्स होते हैं वो फाइट करते हैं, जो क्लर्जी होते हैं वो प्रे करते हैं, और जो पीपल होते हैं वो पे करते हैं। ठीक है, जनरल पब्लिक जो होगी, जो थर्ड स्टेट होगा, वो सारा टैक्स का बर्डन बियर करेगा, वो टैक्स पे करेगा। क्लर्जी से प्रे करने का काम करेंगे, टैक्स कलेक्शन का काम करेंगे, और जो नॉवेल्स होंगे वो फाइट करेंगे। तो जो पूरा के पूरा टैक्सेशन का बर्डन होता है वो मासेस पे जाता है। मासेस बोले तो कॉमन पीपल। अब हम फिलोसफर्स के रोल को पढ़ेंगे, रोल ऑफ फिलोसफर्स। फिलोसफर्स को हम हिंदी में कहते हैं दार्शनिक। जो फिलोसफर थे फ्रांस के, जैसे कि मोंटेस्क्यू, वोल्टायर, रूसो, इन्होंने बताया कि जो लोग हैं उनके मन में बहुत असंतोष है, डिस्कंटेंट है, और ये किसके थ्रू बताया, उन्होंने अपनी राइटिंग्स के थ्रू बताया। और मॉनर्की की जो भी वीकनेसेस थी उन्हें भी एक्सपोज करने का काम किसने किया, हमारे फिलोसफर्स ने किया, जैसे कि मोंटेस्क्यू, वोल्टायर, रूसो और भी थे, है ना। तो इन लोगों ने अपनी राइटिंग्स के थ्रू बताया कि लोग कितने असंतोष में हैं, कितना डिस्कंटेंट है लोग जनरल पब्लिक के मन में। फिर इन्होंने मॉनर्की से रिलेटेड जितनी भी कमजोरियां थी, वीकनेसेस थे, उसको एक्सपोज किया। दे अंडरमाइंड द रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी एंड लूजिंग द होल्ड ऑफ द चर्च ऑफ द स्टेट। मतलब बेटा ये हमारे फिलोसफर्स की कोशिश ही थी, जिससे अथॉरिटी के टूवर्ड्स जो रिस्पेक्ट था कॉमन मासेस का वो कम हो गया, और चर्च का जो होल्ड था स्टेट के ऊपर वो भी थोड़ा सा कम होने लगा। तो इसमें हम मानेंगे कि फिलोसफर्स का एक मेजर रोल था कि वो लोगों को राइटिंग्स में ऐसा दे पाए, ऐसे समझा पाए, जिससे कि अगर मॉनर्की की वीकनेसेस लोगों के सामने नहीं आती तो मनाफ को लोग रिस्पेक्ट करते रहते, पर उन्होंने मॉनर्की की वीकनेसेस को लोगों के सामने एक्सपोज किया, जिससे कि लोग अथॉरिटी को अंडरमाइन करने लगे, उसे कम रिस्पेक्ट करने लगे। इवन जो चर्च का होल्ड था स्टेट के ऊपर वो भी थोड़ा सा लूज होने लग गया। बेटा जो रूसो थे उन्होंने कहा है अपनी बुक में, बुक का नाम क्या है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज एसोसिएटेड विथ रूसो, रिटन बाय रूसो। रूसो ने अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहा है, मैन इज़ बॉर्न फ्री एंड येट एवरीवेयर ही इज़ इन चेंज। इसका मतलब क्या हुआ, पीपल आर इनहेरेंटली इंडिपेंडेंट। जब हम पैदा होते हैं तो हम क्या ही होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, येट मॉडर्न सोसाइटी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रेस्ट्रिक्ट देयर फ्रीडम। आज जिस टाइप का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं आसपास में, जिस तरीके से मॉडर्न सोसाइटी बन रही है, तो वहाँ हम देखते हैं कि लोगों के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, कभी कास्ट के नाम पे, कभी रेस के नाम पे, या कभी और किसी चीज़ इशू को लेकर के। सो रूसो ने कहा अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कि मैन इज़ बॉर्न फ्री, इनहेरेंटली तो इंडिपेंडेंट है, पर फिर भी इसे हमेशा चेन में रखा जाता है बाय द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, मॉडर्न सोसाइटी, ये सब इसकी फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। बेटा ये जितने भी फिलोसफर्स थे ना, भले मोंटेस्क्यू हो, रूसो हो, ये सब इस बात की बात करते थे कि हमें डिवाइन राइट ऑफ पीपल पे बिलीव करना चाहिए, ना ही कि डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग। राजाओं लोग अपने आप को डिक्लेयर करते हैं कि भाई हमारे पास सोल अथॉरिटी होनी चाहिए, वी आर द रिप्रेजेंटेटिव गॉड ऑन द लैंड, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जितने भी फिलोसफर्स थे उन सभी ने प्रोक्लेम किया है। प्रोक्लेम का मतलब क्या होता है, टू मेक समथिंग नोन पब्लिकली, मतलब किसी चीज़ को पब्लिकली बताना। तो हमारे फिलोसफर्स ने पब्लिकली बताया है कि हमें किस पे बिलीव करना चाहिए, डिवाइन राइट ऑफ पीपल पे। किसकी वजह है, डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग। पहले ऐसे माना जाता था कि जो राजा होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है किसका, गॉड का। तो हमारे फिलोसफर्स कह रहे हैं कि राजा को आप भले ही गॉड का रिप्रेजेंटेटिव मत मानो, पर जो जनरल पब्लिक है वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है किसका, गॉड का। और इसी तरीके से हमारे जो फिलोसफर्स होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं कॉमन मास को, मासेस को, कहाँ के, फ्रांस के
फ्रांस का जो कॉमन मास होता है उसको फिलोसफर प्रिपेयर करते हैं चेंज के लिए कि भाई इस सिस्टम में हमें चेंज चाहिए और ये चेंज आएगा थ्रू रेवोल्यूशन। जब तक हम रिवोल्ट नहीं करेंगे, रेवोल्यूशन नहीं करेंगे, चेंज नहीं मिलेगा। तो इन्होंने फ्रांस के लोगों को प्रिपेयर किया फॉर अ चेंज, और वो चेंज ये लोग कैसे लाने वाले थे? रिवोल्यूशन के थ्रू। अब हम इकोनॉमिक कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे, आर्थिक कारणों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो रेवोल्यूशन था बेटा, ये हुआ ही आर्थिक कारणों की वजह से है। इकोनॉमिक क्राइसिस ही इस रेवोल्यूशन को प्रेसिपिटेट करती हैं। क्लियर है? तो इकोनॉमिक क्राइसिस से ही शुरुआत होती है इस रेवोल्यूशन की। जो फ्रेंच ट्रेजरी थी, जो बोलते हैं ना राजकोष या राजकीय खजाना, वो एम्प्टी था। राजा को जो कोष था, राजकीय कोष जो था, वो एम्प्टी था, खाली था, और कोई तरीका नहीं था उसे वापस से भरने का। सिर्फ एक ही तरीका था कि और ज़्यादा टैक्सेस लेवी कर दिए जाए, इम्पोज कर दिए जाए, लगा दिए जाए। तो बेटा ये जो रेवोल्यूशन था वो प्रेसिपिटेट करने वाला फैक्टर कौन सा था? इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ गई कि लोगों को रेवोल्यूशन के अलावा कुछ नज़र नहीं आया। जो फ्रेंच ट्रेजरी थी, जो फ्रांस का जो कोष था, वो बिल्कुल खाली हो गया था और कोई तरीका नहीं था उसे भरने का। सिर्फ एक ही तरीका था, वो ये था कि और टैक्सेस लगा दिए जाएं। पर जो मासेस थी, जो कॉमन पीपल थे, वो तो ऑलरेडी ओवरबर्डन थे ना, उनके ऊपर तो वैसे ही इतने टैक्स थे कि फ्यूडल लॉर्ड्स को रेंट देना है, फिर चर्च को टैक्स देना है, फिर किंग को टैक्स देना है। इतनी मीगर इनकम में वो इतने टैक्सेस पहले दे रहा था, तो वो तो पहले ही ओवरबर्डन था। और बेटा जो क्लासेस टैक्स पे कर सकती थी, द ओनली क्लास विच कुड पे टैक्स, जो क्लासेस टैक्स पे कर सकती थी वो थी अपर क्लासेस। पर ये टैक्स पे करने को सोचती भी नहीं थी, चाहती ही नहीं थी, प्रिपेयर ही नहीं थी टैक्स पे करने को। तो वो क्लास जो टैक्स पे कर सकती थी, इस एम्प्टी ट्रेजरी को फिल कर सकती थी, वो एक्चुअल में टैक्स पे करने को रेडी ही नहीं थी। दो मिनिस्टर थे, एक टगोट और दूसरे नेकर। उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स को प्रपोज़ किया, पर जो प्रिविलेज्ड क्लासेस थी उन्होंने हर स्कीम को अपोज़ किया, क्योंकि जो प्रिविलेज्ड क्लास थी उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जा रही थी वो सारी स्कीम्स जिनको प्रपोज़ कर रहे थे टगोट और नेकर। टगोट और नेकर दो बहुत ही भले मानुस थे, अच्छे लोग थे, है ना। दो अच्छे मिनिस्टर थे जिन्होंने बहुत सारी स्कीम्स को प्रपोज़ किया कि इफ़ यू आर गोइंग टू पे दिस मच ऑफ टैक्स, अगर अपर क्लासेस थोड़ा थोड़ा टैक्स दे दें तो एम्प्टी ट्रेजरी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर जो प्रिविलेज क्लास थी उसने हर स्कीम को अपोज किया, क्योंकि उसे लगता था प्रिविलेज क्लास को कि भाई ये स्कीम तो मेरे इंटरेस्ट के अगेंस्ट में आ रही है, तो मैं इसे कैसे मान लूँ? बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। अब बेटा हम डिस्कस करेंगे इमीडिएट कॉज को, त्वरित कारण को, कि भाई ऐसा क्या हुआ कि इतने दिनों से जो हमारे लोग सहते आ रहे थे उन्होंने सहना बंद कर दिया और राजा की नींव हिलाकर रख दी। इन सारे सर्कमस्टांसेस में जब हमने देखा कि ट्रेजरी एम्प्टी है ना, जो प्रिविलेज क्लासेस हैं वो टैक्स पे करने को रेडी नहीं है, तो इन कंडीशंस में हम देखते हैं, इन सर्कमस्टांसेस में हम देखते हैं कि राजा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, पर वो एक सेशन को कॉल करता है, जिस सेशन को हम बोलते हैं स्टेट जनरल, जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है किसकी? फ्रेंच पीपल की। फ्रेंच पीपल की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी का नाम होता है स्टेट जनरल, और ये इंडिकेशन होता है किसका? किंग की वीकनेसेस का, ठीक है, एंड द विक्ट्री ऑफ द मासेस। और बेटा ये हमें ये दिखाता है कि राजा कमज़ोर है और मासेस यहाँ पर थोड़ा सा लीड पोजीशन में दिख रही थी। और इसके बाद हम देखेंगे बहुत सारे इवेंट्स होंगे और अल्टीमेटली रिवॉल्यूशन की शुरुआत होगी। अटैक ऑन बेस्टाइल। बेस्टाइल वॉज अ फोर्ट्रेस इन पेरिस, एक किला था कहाँ पर? पेरिस में, जिसको स्टेट प्रिजन की तरह यूज़ किया जा रहा था। तो बेटा बेस्टाइल क्या था? एक किला था, कहाँ पर था? पेरिस में था, जिसका यूज़ होता था स्टेट प्रिजन की तरह, है ना, कैदियों को रखा जाता था वहाँ पर, एंड रिजर्व्ड फॉर इम्पॉर्टेंट पब्लिक फिगर्स। तो ये किला था जिसको जेल की तरह भी यूज़ किया जाता था और इसे रिजर्व रखा जाता था इम्पॉर्टेंट पब्लिक फिगर्स के लिए। तो जो गुस्से में लोग थे फ्रांस के, उन्होंने बेस्टाइल पर अटैक किया। कब किया? 14 जुलाई 1789 को, ठीक है। 14 जुलाई 1789 में जो लोग थे उन्होंने अटैक किया बेस्टाइल पे, और जो अटैक था बेस्टाइल पे वो शुरुआत थी बेटा फ्रेंच रेवोल्यूशन की।
लोग इतना ज़्यादा गुस्से में आ गए, इतना ज़्यादा गुस्से में आ गए कि उन्होंने एक किले को ही तोड़ दिया जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग था। ये ग्रेट अपराइजिंग थी किसकी तरफ से? मासस की तरफ से, अगेंस्ट होम, अगेंस्ट एब्सोल्यूट मॉर्नकी। इसने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया। यूरोप में जो बेसिक फाउंडेशन था कि राजा होगा, प्रजा होगी, राजा एब्सोल्यूट मोनार्क होगा, प्रजा अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करती रहेगी, इस पूरे फाउंडेशन को हिला के रखने का काम किया इस ग्रेट अपराइजिंग ने, जो हुई 14 जुलाई 1789 को। इट बिकम द प्रीकर्सर ऑफ ऑल लिबरल मूवमेंट, और यहीं से सारे लिबरल मूवमेंट शुरू होंगे और रेवोल्यूशंस होंगे। अब हम देखेंगे बेटा रिजल्ट्स ऑफ द रिवॉल्यूशन। तो इस रिवॉल्यूशन का रिज़ल्ट था कि इसका जो इम्पैक्ट है सिर्फ फ्रांस पर नहीं हुआ बेटा, पूरे वर्ल्ड पर हुआ। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन एक ऐसा रेवोल्यूशन था जहाँ पर थर्ड स्टेट, मतलब पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, मिडिल क्लास पार्ट लेती है और मॉर्निकी के वेरी फाउंडेशन को हिलाकर रख देती है। तो ये रेवोल्यूशन पूरे वर्ल्ड के लिए एक इंस्पिरेशन की तरह था। तो ये जो रेवोल्यूशन था वो इम्पॉर्टेंट सिर्फ फ्रांस के लिए नहीं था बेटा, पूरे वर्ल्ड के लिए था। इस रेवोल्यूशन से हमने देखा कि जो बर्बन मॉन्की थी उसका डाउनफॉल होता है, लुई 16 को रिमूव कर दिया जाता है थ्रोन से और पब्लिकली उसे मार दिया जाता है ऑन अ गुलेटॉइन। गुलेटॉइन एक मशीन थी जिसमें मौत बहुत आरामदायक हो जाती थी। ऐसे 2 पोल्स लगे होते थे, इन 2 पोल्स के ऊपर ब्लेड आती थी, यहाँ आपको अपना सर रखना पड़ता था, ब्लेड ऊपर से करेगी, सर एक तरफ और पूरी बॉडी एक तरफ। कब किया? 21 जनवरी 1793 में उसे मार दिया गया। अब रानी को भी लोग तो पसंद करते नहीं थे क्योंकि वो इतनी लग्जीरियस लाइफ जीती थी और इग्नोरेंस भी थी उसके अंदर। उसको पता नहीं था कि लोग के जीवन में क्या चल रहा है, उनके जीवन में क्या परेशानी है, ठीक है। तो उसके साथ भी वैसा ही हुआ जैसा राजा के साथ हुआ। थोड़े टाइम बाद उसके जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स थे उनके साथ उसे भी गुलेटाइन कर दिया गया, मार दिया गया। अब फ्रांस में कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन प्रिवेल करने लग गई। बहुत सारे जो इनोसेंट मैन थे, विमेन थे, उनकी लाइफ ख़त्म हो गई। फाइनली आफ्टर ऑलमोस्ट 3 ईयर ऑफ ब्लड शेड, ये जो खून खराबा हो रहा था, इसके 3 साल बाद हम देखते हैं कि पीस एस्टेब्लिश होता है फ्रांस में 1795 में। और यहाँ पर हम देखते हैं फाउंडेशन बनता है किसके लिए? नेपोलियन बोनापार्ट के लिए। फिर से ध्यान से सुनो बेटा, राजा को एग्जीक्यूट कर दिया गया, रानी को भी लोग पसंद नहीं करते थे, तो रानी को भी उसके जो दूसरे फैमिली मेम्बर थे उनके साथ ही मार दिया गया क्योंकि रानी भी कम्प्लीटली इग्नोरेंस में थी, उसे ज्ञान ही नहीं था लोगों की क्या परेशानियां हैं। और फाइनली हम देखते हैं कैओटिक सिचुएशन आ जाती है फ्रांस में, बहुत सारे इनोसेंट मैन विमेन अपनी लाइफ को खो देते हैं और 3 साल तक ये कैओटिक सिचुएशन चलती है, ब्लड शेड होता रहता है और 1795 में फाइनली पीस आता है। और ये पीस फाउंडेशन का काम करता है किसके लिए? नेपोलियन बोनापार्ट के लिए। हो गया। अब हम इंटरेस्टिंग फैक्ट को पढ़ेंगे। गुलेटिन एक मशीन थी जिसे उसके इन्वेंटर के नाम के आगे नाम दिया गया था, मतलब जिस व्यक्ति ने इसे बनाया था उसका नाम भी था। तो बेटा इसके जो इन्वेंटर थे उनका नाम था डॉक्टर जोसेफ गिलेटिन। डॉक्टर जोसेफ गिलेटिन ने जो मशीन बनाई थी उसका नाम था गिलेटिन। ये मशीन का नाम उसके इन्वेंटर के नाम पे ही रखा गया। हज़ारों लोगों को, इवन किंग लुई 16 को, मारिया एंटोनियट को एग्जीक्यूट इसी मशीन पे किया गया ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ऐसा कहा जा सकता है कि इसके जो इन्वेंटर थे वो लास्ट पर्सन थे जिसे एग्जीक्यूट किया गया था इस मशीन पे। आफ्टर विच इट्स यूज़ वॉज बैंड, इसके बाद इसके यूज़ को बैन कर दिया गया, पर ये अभी भी फ्रेंच म्यूज़ियम में रखी गई है। फिर से ध्यान से सुनो, गुलेटिन जो मशीन थी उसका नाम उसके इन्वेंटर पे रखा गया था जिनका नाम था डॉक्टर जोसेफ गुलेटिन। हज़ारों लोगों को इवन किंग को, क्वीन को भी एग्जीक्यूट इसी मशीन पे किया गया। वो लास्ट पर्सन जिसे इस मशीन पे मारा गया वो उसका इन्वेंटर ही था। फिर इसका यूज़ बैन कर दिया गया। आज भी ये मशीन ना आपको फ्रेंच म्यूज़ियम में मिल जाएगी। जो
फ्रांस था वो रिपब्लिक बन जाता है 1792 में। यूनिफॉर्म्स लॉज लगाए जाते हैं रिच और पुअर दोनों के ऊपर, और दोनों को एक जैसे टैक्स किया जाता है, ठीक है। तो जो फ्रांस था वो रिपब्लिक बन जाता है 1792 में। जो लॉज होते हैं अब यूनिफॉर्मली बनाए जाते हैं, यूनिफॉर्मली लोगों के ऊपर लगाए जा सकते हैं, रिच और पुअर दोनों ही टैक्स देते हैं। जो कॉमन मैन होता है उसे फंडामेंटल राइट मिलते हैं, राइट टू स्पीच, इंडिविजुअल लिबर्टी और राइट टू वोट। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन तैयार किया जाता है ना, जिसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्ट कर लेती है 26 अगस्त 1789 को। उसके बाद से ये बहुत पॉपुलर रहा, बिकम पॉपुलर फार एंड वाइड, बहुत दूर दूर तक ये पॉपुलर रहा। क्या लिखा है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये स्लोगन रहे पूरे वर्ल्ड के लिए। वो आइडियाज़ जो फ्रांस में आए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हुए। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 26 अगस्त 1789 को ये जो डिक्लेरेशन था ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, इसे अडॉप्ट कर लिया। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था ये वार्निंग की तरह था टायरेंट एंड ऑप्रेसर रूलर्स के लिए। जो राजा अत्याचारी होता है, जो उत्पीड़न करता है लोगों के लिए, उसका एक वार्निंग सिग्नल दिया किसने, फ्रेंच रेवोल्यूशन से, कि अगर आप टायरेंट रहोगे, ऑप्रेसर रहोगे, तो लोग आपको एक दिन उखाड़ के फेंक देंगे। और ये बीकन बनता है होप का फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरा जो वर्ल्ड होता है इसको देखकर एक आशा की किरण ऑप्ट करता है कि भाई अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बेटा अब हम पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्टे के राइज को। तो पहले इनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट की डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1769, 15 अगस्त है ना, 15 अगस्त 1769 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। प्लेस जहाँ पर ये बॉर्न हुए वो है अजाकाशियो, कॉर्सिका, है ना। प्लेस जहाँ पर इनका बर्थ हुआ था वो है 15 अगस्त 1769। इनके पापा का नाम क्या है, चार्ल्स बोनापार्टे। मम्मी का नाम क्या है, लेटिजिया रामलिनो। मम्मी लेटिजिया रामलिनो, पापा चार्ल्स बोनापार्टे। बर्थ प्लेस अजाकाशियो, कॉर्सिका, और डेट ऑफ बर्थ 15 अगस्त 1769। नेपोलियन ने फ्रेंच मिलिट्री स्कूल्स को ज्वाइन किया बने और पेरिस में। जब इन्होंने मिलिट्री स्कूल्स को छोड़ा उसके बाद इन्होंने फ्रेंच आर्मी को सर्व किया एज सेकेंड लेफ्टिनेंट ऑफ आर्टिलरी। आर्टिलरी आपको पता है ना, जो तोप वगैरह होती हैं वो, ठीक है। तो इन्होंने सेकेंड लेफ्टिनेंट की तरह सर्व किया फ्रेंच आर्मी को, सेकेंड लेफ्टिनेंट ऑफ आर्टिलरी। इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को भी देखा, कब के, फ्रेंच रेवोल्यूशन के। और इनके जो एक्सपीरियंस थे, ऑल इन ऑल हम बोलें कि ये सच में इतने कैपेबल थे कि ये जल्दी जल्दी पावर में आ गए। तो इनके जो एक्सपीरियंस थे, इन्होंने एक्सपीरियंसेस ने हेल्प किया किसको, नेपोलियन बोनापार्ट को, इन गेनिंग पावर लेटर। और बाद में हम देखेंगे कि ये अपने आप को फ्रांस का राजा बना लेंगे, ठीक है। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द किंग मोनार्क ऑफ फ्रांस, ये भी हम देखेंगे। तो इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को देखा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के। इन्होंने फ्रेंच आर्मी को एज सेकंड लेफ्टिनेंट ऑफ आर्टिलरी भी सर्व किया है। और ये जो सारे एक्सपीरियंस इनको थ्रू आउट द लाइफ रहे, इन्होंने इन्हें हेल्प किया एट दी एंड इन गेनिंग पावर। बेटा नेपोलियन की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा कैरिस्मेटिक थी। जो मैग्नेटिक पर्सनैलिटी थी नेपोलियन की, और जितनी जीतें उसने हासिल की फ्रांस के लिए, उससे जो फ्रांस के लोग थे वो मेस्मराइज्ड हो गए, खुश हुए, झूम उठे। तो जो मैग्नेटिक पर्सनालिटी थी नेपोलियन की, उसकी जो अमेजिंग विक्ट्रीज थी, उसने फ्रांस के लोगों को मेस्मराइज किया, बहुत खुश कर दिया। और फ्रांस के लोग पूरा सपोर्ट देने लगे थे नेपोलियन को। फ्रांस के लोग इस बात पे बिलीव करने लगे थे कि अगर अब हमें ऑर्डरली प्रोग्रेस चाहिए तो वो हमें किसके थ्रू ही मिलेगी, सोल्जर्स के, स्वॉर्ड के थ्रू मिलेगी। स्वॉर्ड मतलब आपको पता है तलवार, सोल्जर मतलब आपको पता है सैनिक। मतलब अब हमें अगर कोई ऑर्डरली प्रोग्रेस दे सकता है तो वो सैनिक ही होंगे, सोल्जर्स ही होंगे। क्लियर है। एक तो नेपोलियन की पर्सनैलिटी बहुत मैग्नेटिक थी। वो जितनी जीतें फ्रांस के लिए हासिल कर रहा था, आसपास के एरियाज़ को जीत रहा था, उससे फ्रांस के लोग बहुत खुश थे। और अब फ्रांस के लोग उसे पूरा सपोर्ट देने लगे थे। और इवन फ्रांस के लोगों का ये बिलीव था कि इफ़ वी वांट ऑर्डरली प्रोग्रेस फॉर द फ्रांस, द ओनली सोर्स सोल्जर्स स्वॉर्ड। फिर इस वजह से हमने देखा कि जो हमारे नेपोलियन थे उनकी पॉपुलैरिटी डे बाय डे ग्रो करने लगी। और ये
क्या बन जाते हैं बेटा, एम्परर बन जाते हैं। कहाँ के, फ्रांस के। कब बन जाते हैं, 1804 में, 1804 में फ्रांस के एम्परर बन जाते हैं कौन, नेपोलियन। याद रखना 1804 है ना। अब हम पढ़ेंगे रिफॉर्म्स ऑफ नेपोलियन। ये जो नेपोलियन थे उन्होंने कौन कौन से सुधार किए। तो जो प्री रेवोल्यूशनरी फ्रांस था उसमें कोई ऑर्गेनाइज लीगल सिस्टम नहीं हुआ करता था, तो इसीलिए नेपोलियन को सबसे पहले तो लगा कि मुझे एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज लीगल सिस्टम चाहिए। तो उसने गवर्नमेंट को रीऑर्गेनाइज करना चालू किया। फ्रांस में सरकारों को उसने फिर से रीऑर्गेनाइज किया, क्योंकि फ्रांस में प्री रेवोल्यूशनरी डेज में कोई ऑर्गेनाइज लीगल सिस्टम था ही नहीं। इतनी बड़ी कंट्री को रन किया जा रहा था पर प्रॉपर ऑर्गेनाइज लीगल सिस्टम नहीं था। बेटा अकॉर्डिंग टू जनरल पब्लिक, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन, जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है किसका, नेपोलियन का, इन द फील्ड ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, वो है सिविल कोड। लोग भी मानते हैं कि नेपोलियन ने जो सिविल कोड बनाए वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की फील्ड में सबसे महान अचीवमेंट है नेपोलियन का, जिन्हें कोड नेपोलियन भी कहते हैं। कोड नेपोलियन आने के बाद लॉ का एक कॉमन सिस्टम आ गया फ्रांस में, मतलब अब कानून सबके ऊपर एक जैसे लागू होंगे, रिच हो पुअर हो। और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि PDF प्रॉपर भेजा करो। आधी चीज़ें यहाँ से कट रही हैं, आधी चीज़ें यहाँ से कट रही हैं, आड़ा टेढ़ा कुछ भी भेज के बस वीडियो बन जाए। तो उसने कॉमन सिस्टम लेके आया लॉ का कहाँ पर, फ्रांस में, जो कि बहुत क्लियर था, ऑर्डरली। कैसा था बेटा, क्लियर भी था, ऑर्डरली भी था, सिस्टमेटिक भी था। और ये जो लॉज कौन लाए, हमारे नेपोलियन, ये सोशल इक्वालिटी को इंश्योर कराते थे, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को इंश्योर कराते थे सबके लिए। तो लॉ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिस पे प्रॉपर काम नेपोलियन ने किया था। बेटा अब हम पढ़ेंगे नेपोलियन एट द टॉप। नेपोलियन टॉप तक कैसे पहुंचा, कितने दिन रहा। चलो, तो इनिशियली जो नेपोलियन था उसने डिफीट कर दिया था यूरोप के डिफरेंट पावर्स को। इसने ऑस्ट्रिया को हराया, प्रूशिया को हराया, रशिया को हराया। नेपोलियन ने किस किस कंट्री को हरा दिया था बेटा, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, रशिया। फिर जब ट्रीटी ऑफ टिल्सिट हुई 1807 में, तो ये क्लाइमेक्स था नेपोलियन पावर का। इंग्लैंड अकेली एक ऐसी कंट्री बची थी जहाँ पर नेपोलियन रूल नहीं कर पाए या नेपोलियन उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। इंग्लैंड अकेली ऐसी पावर बचा था जिसको सबड्यू नहीं किया किसने, नेपोलियन ने। इनिशियली नेपोलियन वॉज एबल टू डिफीट ऑलमोस्ट ऑल द पावर ऑफ द यूरोप। कौन कौन सी पावर, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, रशिया। फिर ट्रीटी ऑफ टिल्सिट साइन हुआ जो कि क्लाइमेक्स था नेपोलियन की पावर का। इंग्लैंड अकेली ऐसी कंट्री बचा यूरोप की जिससे नेपोलियन सबड्यू नहीं कर पाया, जिसका दमन नहीं कर पाया था कौन, नेपोलियन। तो इंग्लैंड को कभी नहीं हरा पाए थे कौन, नेपोलियन। ठीक है, इंग्लैंड अकेला ऐसी पावर बचा था जिसका दमन, जिसको हरा नहीं पाए थे कौन, नेपोलियन। बाकी ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, रशिया और ट्रीटी ऑफ टिल्सिट से तो मैक्सिमम पार्ट यूरोप का किसके पास आ गया था, नेपोलियन के पास आ गया था। बेटा मैं डिक्लाइन ऑफ नेपोलियन स्टार्ट करूँ उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि PDF प्रॉपर भेजा करो। ये इतना बेकार PDF है ना इधर के वर्ड्स दिख रहे हैं इस साइड में, ना इधर के वर्ड दिख रहे हैं इन साइड में, है ना। तो प्रॉपर PDF भेजा करो भाई। ये तो मुझे कंप्लीट करना था इसलिए मैंने ले लिया। नेपोलियन बहुत ज़्यादा डिटरमिन था कि भाई उसे बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड था कि उसे पूरे यूरोप का एडमिनिस्ट्रेटर बनना है। मतलब एक तो कंट्री नहीं, पूरे यूरोप को एडमिनिस्टर करने का सपना था नेपोलियन का। तो उसने भैया एक स्ट्रेटजी बनाई जिससे इंग्लैंड को भी वो कनकर कर सके, जीत सके। क्योंकि इंग्लैंड अकेली कंट्री बचा था जिस पे किसका कंट्रोल नहीं हुआ था, नेपोलियन का कंट्रोल नहीं हुआ था। तो अब वो चाहता था कि भाई मैं इंग्लैंड को भी जीतूँ। इंग्लैंड बेटा शुरू से ही बहुत स्ट्रॉन्ग नेवल पावर को रखता था, क्योंकि इंग्लैंड एक क्या बोलना चाहिए, आइलैंड नेशन है। इंग्लैंड आइलैंड नेशन है, तो जो भी आइलैंड नेशन होते हैं उनको ऑब्वियसली बात अपनी नेवल पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता था। तो बेचारा क्या बहुत ही दुष्ट इंग्लैंड है। तो जो इंग्लैंड था उसके पास नेवल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो नेपोलियन डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते थे किसके ऊपर, इंग्लैंड के ऊपर। पर उन्होंने एक सिस्टम को इवॉल्व किया जिससे वो इंग्लिश के ट्रेड को रोक सके
कॉन्टिनेंट में। मतलब देखो, इंग्लैंड के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते थे नेपोलियन, बिकॉज ही वॉज नोइंग कि इनकी जो नेवल पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उन्होंने सोचा चलो इंग्लिश के ट्रेड को रोक देते हैं। अब बेटा ये जो पॉलिसी थी ना कॉन्टिनेंटल सिस्टम की या कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेट की, ये जब नेपोलियन ने ऑप्ट की तो इसने यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज़ को अपना दुश्मन बना लिया। दुश्मन तो पहले भी था, अब और बिल्कुल जिगरी दुश्मन बना लिया। देखो, क्योंकि ये बहुत मुश्किल था कि ब्रिटिश के गुड के बिना हम सरवाइव कर पाएँ। एक तो पॉपुलर भी थे, चीप भी थे, और वो गुड्स भी बना रहा था ब्रिटेन, जो पहले किसी के पास थे ही नहीं। तो जब उसने कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेट की पॉलिसी को ऑप्ट किया तो नेपोलियन ने यूरोपियन कंट्रीज़ को अपना एनिमी बना लिया, दुश्मन बना लिया। और जो एनिमी कंट्री थी उन्होंने एक कोलेशन फॉर्म कर लिया अगेंस्ट नेपोलियन। देखो, टेरिटरीज़ को कनकर किया, लोग सह गए, पर अब लोगों के पास जो गुड आ रहा था, आपने उस गुड के ऊपर ब्लॉकेड लगा दिया है, पूरा का पूरा जो ट्रेड इंग्लैंड से हो रहा था उसको रोक दिया है। तो लोग सफ़र करने लगे कि उनकी भैया डेली लाइफ में जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो इंग्लैंड के गुड से पूरी होती थी, वो अब उनके पास आ नहीं रहा। तो इन लोगों ने देखा कि चलो अब नेपोलियन के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो क्योंकि कॉन्टिनेंटल सिस्टम के थ्रू नेपोलियन ने अपने आप को सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया था पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उन्होंने कोलिशन बनाया, गठबंधन बनाया, किसके खिलाफ? नेपोलियन के खिलाफ, और नेपोलियन को बैटल ऑफ लिप्जिक में हरा दिया। बैटल ऑफ लिप्जिक कब होता है? 1813 में। बैटल ऑफ लिप्जिक होता है 1813 में, जहाँ पर यूरोपियन पावर किसको हरा देती हैं? नेपोलियन को हरा देती हैं और उसे एग्जाइल में भेज देती हैं। कहाँ पर? आइलैंड ऑफ एल्बा। एल्बा के आइलैंड में किसको एग्जाइल में भेज दिया जाता है? नेपोलियन को। अब नेपोलियन भी इतने आसानी से एल्बा में रहने वाला थोड़ी था, तो वो एस्केप कर जाता है, भाग जाता है एल्बा से, और अपने आप को फिर से ट्राई करता है, अपने लक को फिर से ट्राई करता है कि मुझे फ्रांस का थ्रोन फिर से मिल जाए। पर बाद में फिर से वो डिफ़ीट होता है, हार जाता है कोलेशन से। कौन से कोलेशन से? जो कंट्रीज़, डिफरेंट कंट्रीज़ मिलके जो गठबंधन बना रही हैं उससे वापस से हार जाता है। कहाँ पर? बैटल ऑफ वाटरलू में। कब? जून 1815 में। जून 1815 में फिर से कोलिशन बनता है और नेपोलियन को फिर से हराया जाता है बैटल ऑफ वाटरलू में, और फिर उसे कैद में रख लिया जाता है, उसे एग्जाइल में भेज दिया जाता है सेंट हेलेना आइलैंड पे, जहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है 1821 में। ठीक है, तो ये था नेपोलियन की कहानी। इसके बाद वाला वीडियो हम तभी बनाएंगे जब हमारे पास प्रॉपर PDF हो।